जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज दो बातें। पहली ये कि म्यांमार में जिस अराकान आर्मी ने एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है, उससे बांग्लादेश की सेना टकराती है तो उसका क्या हाल होगा, ये जानेंगे। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि सीरिया को कई देशों ने जंग का मैदान क्यों बना रखा है। टर्की और इजराइल दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई क्यों चल रही है। आखिर क्या है सीरिया में कि उसकी जान छोड़ने को कोई भी देश तैयार नहीं हो, चाहे रूस हो या ईरान, तुर्की हो या इजराइल या फिर अमेरिका। पहले म्यांमार की बात करते हैं। भारत का पड़ोसी देश जिसकी सीमा बांग्लादेश और चीन से लगती है, लेकिन कई और देश भी उसके पड़ोसी हैं। इसलिए मैं बड़े वॉल पे चल करके आपको नक्शे के जरिए दिखाना चाहता हूं कि यह जो देश है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, पहले उसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, अब यांगून है, उस म्यांमार के आसपास कितने देश हैं, यानी कि उसकी चौहद्दी कैसी है। ये आपके सामने म्यांमार है जो लाल रंग में है। और भारत का जो पूर्वोत्तर का इलाका है, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, या मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, आप ऐसे समझिए। बांग्लादेश का हिस्सा लगता है इससे। और नीचे आप देखेंगे तो थाईलैंड और लाओस, ये दो लगते हैं। बाकी समुद्री इलाका है। ये पूरा का पूरा म्यांमार है। और आप चौहद्दी से देख रहे हैं कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में एक महत्वपूर्ण देश, ज्योग्राफिकली आप मान सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसका, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बनता है। अब म्यांमार के भीतर आते हैं। म्यांमार जो देश है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 6,77,000 वर्ग किलोमीटर का है। अगर आप ऐसे देखेंगे ये पूरा, तो 6,77,000 को अगर मैं वैसे समझाऊं आपको तो मसलन मध्य प्रदेश 3 लाख वर्ग किलोमीटर का, राजस्थान 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और दोनों के रकबे को आप जोड़ दें तो इतना बड़ा म्यांमार होता है। और इसकी जो आबादी है वो 5.5 करोड़ के आसपास की है। ये आप देखिए तो क्षेत्रफल 6,77,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी 5.5 करोड़। अगर 5.5 करोड़ देखें तो पंजाब हरियाणा की आबादी भी इससे ज़्यादा होगी, 4, 2, 6, 6.5। तो पंजाब हरियाणा की आबादी भी अधिक है म्यांमार की आबादी से। और ये सारे सूबे हैं, अलग अलग प्रांत हैं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। दरअसल हुआ ये कि 2020 में आज हम समूचे म्यांमार को आपके सामने लेकर के आए हैं। म्यांमार कहाँ है, उसके भीतर कितने सूबे हैं, उसकी जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, डेमोग्राफी है कैसी है, किन किन इलाकों में कौन कौन से विद्रोही गुट सक्रिय हैं, उनका कब्जा है, दबदबा है, वहाँ जो बाकी शासन है वो किसका है, कैसा है, और म्यांमार में हिंदुस्तान का अपना जो इंटरेस्ट है वो क्या है, और अराकान आर्मी बांग्लादेश पर कितनी भारी पड़ रही है। तो ये जितने भी हिस्से हैं, तमाम पहलू आज समेट करके हम आपके सामने लाए हैं। तो 2020 में क्या हुआ कि चुनाव हुए म्यांमार में, और ये 5 साल बाद चुनाव हुए थे। तो नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की, जिनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी, उसने फिर से प्रचंड बहुमत हासिल किया। 476 में से 396 सीटें उसके हिस्से आईं या उसके उम्मीदवारों ने उन सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को, ये मिन ऑन्ग हलांग, ये जनरल हैं, और इनकी अगुवाई में वहाँ की सेना ने 2021 में तख्ता पलट कर दिया। जो ऑंग सान सू की स्टेट काउंसलर थी उनको, और जो प्रेसिडेंट थे विन मिंट उनको, तो विन मिंट राष्ट्रपति और ऑंग सान सू की, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को जेल में डाल दिया गया। दोनों के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं आज की तारीख में, कई मामलों में उनको दोषी ठहराया जा चुका है, जेल में है। देश में 2021 में जनरल मिन ने 2 साल की इमरजेंसी लगाई और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ा दिया। यानी कि एक सैनिक तानाशाह
या सेना का शासन म्यांमार के ऊपर है। आज की स्थिति में म्यांमार में जो सैनिक शासन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ वो जो पूरा इलाका आप देख रहे थे म्यांमार का, उसमें से 50% ही सेना के नियंत्रण में है, या यूं कहिए कि म्यांमार में जो सरकार है, सैनिक शासन है, उसके नियंत्रण में है। हो सकता है कि इससे भी कम। ज्यादातर पर अलग अलग विद्रोही गुट अपना अपना कब्जा जमाए हुए हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि म्यांमार में कितने सूबे हैं। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये म्यांमार के अलग अलग इलाकों की है। ये बहुत बड़ी झील है, दुनिया में ये लोकप्रिय झील मानी जाती है। ये म्यांमार की है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों, पहाड़ियों, जंगलों, झीलों, नदियों से भरा हुआ है म्यांमार, लेकिन अस्त व्यस्त है, लस्त पस्त है, खून खराबे से, अस्थिरता से, बगावत से, विद्रोह से भरा पड़ा है। तो अब आइए इसके राज्यों को लेकर के, क्योंकि आज मेरे दो खास मेहमान होंगे, तो जब मैं ये पूरी भूमिका आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद चर्चा में आता हूं। ये चिन प्रोविंस है। अब यहाँ से आप देखें तो नीचे से ये हिंदुस्तान के राज्य हैं। अरुणाचल है, नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं। तो ये आपका रखाइन प्रोविंस है, ये चिन है, कचिन है। कचिन को याद रखें, वो चीन की सीमा के पास है, कचिन और शान। ये कयाह, काइन, और इसमें ये 7 सूबे हैं, लेकिन कई केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुछ ऑटोनोमस बॉडीज भी हैं। तो इस तरीके से ये वहाँ की व्यवस्था है। और इसमें से जो सरकार है वहाँ सत्ता में, उसके पास सिर्फ 50% या उससे कम की ही जमीन बची हुई है। बाकियों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग विद्रोही गुट हावी हैं, सक्रिय हैं, नियंत्रण लिए बैठे हैं। अब आप ये देखिए कि म्यांमार में आज की तारीख में जो प्रमुख संघर्षरत गुट हैं या विद्रोही गुट हैं, वे कौन कौन से हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इनके कब्जे वाले इलाके कौन हैं। जो आपने राज्य देखे हैं, कौन सा राज्य किसकी कब्जे में है, ये उसके बाद कुल मिलाकर के 4 मजबूत सक्रिय गुट हैं। और उन 4 गुटों को लेकर के म्यांमार के सैनिक शासन के साथ उनकी लड़ाई या खूनी संग्राम, जंग चलती रहती है। वर्चस्व की लड़ाई वो छेड़े हुए हैं। तो यह जो कचिन है, तो कचिन लिबरेशन आर्मी कचिन में काम करती है। आप अराकान का ये पूरा इलाका है, ये अराकान आर्मी चिन के कुछ हिस्से पर और रखाइन के कुछ हिस्से, रखाइन लगभग पूरा का पूरा यहाँ अराकान है, और बांग्लादेश से ये इलाका लगता है। तो बांग्लादेश से लगने वाली जो ये पूरी सीमा है 270 किलोमीटर की, इस पर उसका कब्जा है। उसने आना जाना बंद कर दिया, लॉक्ड। तो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एक गुट वो है जिसको MNDAA कहते हैं। दूसरा गुट है अराकान आर्मी, जिसका जिक्र मैं भी कर था। तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी जो साउथ बर्मा की तरफ सक्रिय है, और काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। तो ये 4 ग्रुप हैं, और ये 4 गुट जो हैं वो आप देखेंगे तो सक्रिय हैं। और मिन आंग हलांग जो वहाँ के जनरल हैं, जिनकी अगुवाई में वहाँ की सेना ने पूरा कंट्रोल म्यांमार का ले रखा है, उनकी फ़ौज इन चारों से भिड़ती रहती है। और ये कई दफ़ा फ़ौज के ऊपर भारी पड़ते हैं, और कई जगहों पर फ़ौज के लोगों ने, कंपनीज ने सरेंडर किया है विद्रोहियों के आगे। ये या तो अपनी जातीय अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, या अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि आप मुझे एक ऐसा इंडिपेंडेंस दो कि तुम देश तो रखो, लेकिन हमारा अपना स्वायत्त शासन होना चाहिए। तो बहुत सारी अपनी अपनी मांगे हैं, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन पूरा जो म्यांमार है वो आज की तारीख में अस्त व्यस्त है। और यह जो अराकान आर्मी है, ये हिंदुस्तान से लगे हुए जो भी इलाके म्यांमार के हैं वो अराकान आर्मी के कब्जे में है। इसलिए अराकान आर्मी के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते और म्यांमार में जो सरकार सैनिक शासन है उसके साथ संबंध है, यह दोनों बहुत ज़रूरी है। और कारण ये है कि हमारा वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उस कलादान प्रोजेक्ट में अरबों रुपए हिंदुस्तान के हैं। इसलिए म्यांमार ना सिर्फ बांग्लादेश को सबक सिखाने वाली अराकान आर्मी के लिहाज से भारत में चर्चा में है, बल्कि कलाधान प्रोजेक्ट जो म्यांमार में हमारा है उसके चलते भी हमारा हित म्यांमार के भीतर देखा जा सकता है या शामिल है। मेरे 2 मेहमान हैं, आगे कुछ और बातें मैं बताऊं उससे पहले अब तक जितनी चीज़ें आई हैं उनके बारे में अपने दोनों मेहमानों से मैं
राय ले लेता हूँ। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल ए के श्रीवास साहब हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, मैं पहले आता हूं कि ये जो अलग अलग गुट वहां लड़ते हैं, अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर नियंत्रण बिठाए हुए है और हिंदुस्तान से लगने वाले इलाके के आसपास के हिस्सों पर भी उसका अपना कंट्रोल है, अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है और हिंदुस्तान के साथ क्या वो बेहतर संबंधों में है? जय हिंद राणा साहब। राणा साहब, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर की जो डिवीज़न है 57 डिवीज़न, रेड सिल डिवीज़न, मैं उसका जीओसी रहा हूँ। अच्छा। तो इस इलाके में चाहे जो म्यांमार की हुंटा है, जिसको हुंटा कहते हैं, इसके अलावा जो अराकान आर्मी, उनके साथ जिस मैं योगदान दे रहा था, तो काफ़ी चीज़ें उनके साथ मिलके करने का मौका मिला है। तो ज़मीनी हालात के ऊपर में जो चीज़ें हैं उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम इसको जल्दी से जल्दी समझना चाहते हैं तो 1991 में हमने एक कहा था, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो 2014 में आया है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मोदी साहब आए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था कि हमें ईस्ट की तरफ देखना है, साउथ ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो ये उसकी चीज़ें हैं। जो आप एक चीज़ बात कर रहे हैं उसको भी जल्दी ख़त्म कर दूं, कालादान प्रोजेक्ट जो है वो कहीं 2008 के समय ये इसकी एक परिकल्पना हुई कि कालादान प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए हमें स्ट्रैटेजिकली 2 रूट की ज़रूरत थी। आपको पता है चिकन लेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात करते हैं, तो हम एक रूट में जो मल्टी मोड तरीके से, जिसमें सी भी है और कालादान रिवर भी है, और उसके बाद जो सितवे से जाती है और सीधा हमारे नॉर्थ ईस्ट में आती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि जो आप अराकान आर्मी की बात करते हैं वो 2009 की है। आज उसकी संख्या 40,000 के आसपास में स्ट्रेंथ है, और सबसे बड़ी इथनिक ग्रुप की जो मिलिटरली है वो अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी के साथ में हमारा अपना ऐसा नहीं, क्योंकि उसको 2020 में ही जो हुंटा है उसने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है, और 2024 में फिर से रिटरेट किया है। तो ये बैकड्रॉप है। अब आपका सवाल था कि इंडिया जब, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और क्योंकि ये वॉलेटाइल है और वहाँ पर एक मिलिट्री हुंटा आ गई है, जो कि सर, मेरा सवाल ये है कि अगर एक गुट, फर्ज कर लीजिए कि म्यांमार की सरकार कहती है कि टेररिस्ट ग्रुप है, म्यांमार की फौज को उसने घुटनों के बल ला दिया है, तो फिर बांग्लादेश की आर्मी के सामने उसकी ताकत क्या कम मानेंगे आप? एकदम कम मत मानिए, ये बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत कमिटेड है। जो अराकान आर्मी है, जिसको आपने रखाइन स्टेट कहा, ये पूरे के पूरे बुद्धिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर में ऐसा एक नेशनलिज्म है, एक दैविक शक्ति उनके पास में है। तो ये आर्मी को कम आंकना गलत होगा। जो बांग्लादेश क्या करना चाहता है, खास करके जो चिटगांव का इलाका है, उससे ये लगता हुआ 270 किलोमीटर जैसे आपने बताया है, वहाँ पर रोहिंग्या, इसी जो रखाइन स्टेट में जो मुस्लिम थे उसको रोहिंग्या कहते हैं, जो कि भारत के अंदर में भी तहलका मचा रखी है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और सब जगह सेटलमेंट जो आप देखते हैं ना, सुनते हैं कि बांग्लादेशी आ गए, वो सारे के सांगे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। और ये एक बहुत, और उनके तकरीबन 16 फैक्शंस हैं जो कि उन कैंपों से, बांग्लादेश के अंदर में जो इनकी रिफ्यूजी कैंप्स हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। और उनकी उम्र, औसत उम्र तो बहुत कम है, इवन 8 साल 9 साल 11 साल के बच्चे जो हैं। और रोहिंग्या को यदि आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड को यदि आप जिहादी फोर्सेस का एक हिस्सा कहेंगे तो एक बहुत बड़ा जिहादी फोर्सेस है। जी जनरल श्रीवास, मैं चाहता हूं कि जनरल सिन्हा की बात को अगर आगे बढ़ा पाएं। ये है जो सिन्हा साहब ने बोला, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं। अब देखते हैं कि अराकान आर्मी भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो सच्चाई है कि जो अराकान आर्मी है वो बुद्धिस्ट है, और ये जितने भी रोहिंग्यास हैं जो कि अब पलायन करके आए हैं स्पेशली म्यांमार से, वो बांग्लादेश में हैं, 10 लाख के करीब हैं। ये कोक्स बाजार में है और एक आइलैंड भी बनाया है बांग्लादेश में वहाँ। अब ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रेडिकलाइज होते जा रहे हैं और इसमें ISI ऑपरेट कर रही है।
तो ये जो रोहिंग्या हैं, अगर आप देखें तो ये भारत की तरफ घुसने की बड़ी कोशिश करें, क्योंकि एक चीज माननी पड़ेगी शेख हसीना की, इसने इनको शरण तो दी रोहिंग्या को, क्योंकि मुसलमान थे, मगर उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त लगा दी कि वो बांग्लादेश के अंदर घुस नहीं पाएंगे, और अभी भी नहीं घुस पा रहे, मगर वो भारत की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, किसी हद तक सक्सेस भी हुए। जिस प्रकार से इनके कैंप बने हैं जम्मू से लेके दिल्ली और बाकी जगह में, मुझे लगता है ये कॉज ऑफ कंसर्न है। प्रेजेंट गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है, मगर अगर कोई रेडिकलाइजेशन के अंदर टोटल इन्वॉल्वमेंट है तो ये रोहिंग्या है, और ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मान के चलना चाहिए। अब बात आती है कि आपने बताया कि ये जो अराकान आर्मी है वो इलाका जीत रही है बांग्लादेश के पास का, वो इसलिए जीत रही है, हो क्या रहा था, ये जो बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्याज हैं और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो हिंदू और बुद्धिस्ट हैं, जो कि एक प्रकार से अराकान के इलाके में रखाइन प्रोविंस में हैं, वो उनके ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये सच्चाई है कि अब जो बेसिकली अराकान आर्मी है उन्होंने इसको धकेला है पीछे, इनकी पोस्टें जीती हैं, और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अराकान आर्मी के साथ भारत के अच्छे रिलेशनशिप हैं, क्योंकि ये जो कालादान मल्टी मॉडल जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कि सितवे से आता है, वो ज्यादातर रखाइन प्रोविंस से, और उसमें अराकान आर्मी का बोलबाला है, और अराकान आर्मी ज्यादा बुद्धिस्ट के झुकाव है, वो बुद्धिस्ट है। तो अगर हमने जो एक ऑल्टरनेट रूट बनाया है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा कि हम कलकत्ता से 22 शिप सितवे पोर्ट पे आएंगे म्यांमार में, उसके बाद कालादान नदी के माध्यम से चलेंगे। सर, मैं आपको एक मिनट रुकना चाहता हूं। हमारे दर्शकों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि जनरल शिवाज जो कह रहे हैं कि सितवे बंदरगाह क्या है, कालादान प्रोजेक्ट क्या है। मैं आपको मैप के जरिए बताना चाहता हूं कि कैसे चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं। तो जो नक्शा है म्यांमार का ओवरऑल जो पड़ोसी राज्यों के साथ है, उसको मैं डालना चाहता हूं, और उसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कालादान प्रोजेक्ट दरअसल है क्या और उसमें भारत का इंटरेस्ट क्यों है। अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के नक्शे के साथ ले आएँ ताकि उस समझ में आ जाए कि हम कैसे कोलकाता से लेकर के और सितवे एयरपोर्ट तक, सितवे बंदरगाह तक जाते हैं, उसके बाद हम मिज़ोरम में जाते हैं। तो ये आप म्यांमार देख रहे हैं, ये भारत हमारा है। दरअसल कोलकाता से ये यहाँ जब आते हैं रखाइन प्रोविंस में, ये सितवे बंदरगाह है, और सितवे बंदरगाह से ये रास्ता सीधे आगे जाता है और ये फिर मिज़ोरम की तरफ जाता है। तो जैसा कि जनरल शिवाज कह रहे हैं कि सितवे बंदरगाह आज की तारीख में म्यांमार की सेना के पास है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं रखाइन प्रोविंस में तो पलेतवा एक जगह आती है, और पलेतवा जो है वहाँ अराकान आर्मी का कब्जा है। तो जो पूरा रास्ता है जो कोलकाता से जाता है, और फिर भारत के मिज़ोरम की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम सब हैं। तो मिज़ोरम तक जो है वो हम रास्ता बना रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है इसमें एक बहुत बड़ी नदी है, कालादान कहते हैं म्यांमार के भीतर, तो उसी के लिए वो कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं। अब मैं जो सही नक्शा है उसके ज़रिए आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए आप। ये कोलकाता का बंदरगाह है, और ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से जहाज़ सितवे को जाएगा। सितवे बंदरगाह है जो म्यांमार में है, सितवे के पास सेना का कब्जा है। लेकिन जैसे आप इस रूट पर आगे बढ़ते हैं तो ये जो जुरानपुई है ये हमारे यहाँ मिज़ोरम में आ जाता है, लेकिन इसके आगे का पूरा इलाका जो होता है ये अराकान आर्मी के पास है, और वो फिर आइजोल तक जाता है जो मिज़ोरम की राजधानी है। तो यहाँ से हम आते हैं म्यांमार, और फिर रखाइन प्रोविंस से हम आगे बढ़ते हुए और चले जाते हैं मिज़ोरम। भारत सरकार चाहती है कि जैसा जनरल शिवाज कह रहे थे कि हम ना सिर्फ वो चिकन नेक जो सिलीगुड़ी के पास है उससे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ के रखें, बल्कि इस रास्ते से भी हम नॉर्थ ईस्ट में घुसने के लिए अपना रास्ता तैयार करके रखें। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, और इसमें हिंदुस्तान लगातार लगा हुआ है, और बहुत सारा काम इस प्रोजेक्ट में, जैसे सितवे बंदरगाह यहाँ काम बन चुका है, लेकिन कालादान नदी के ऊपर काम अभी चल रहा है। आइजोल से जो रास्ता आता है उस पर भी काम अभी चल रहा है। तो इसलिए यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है कालादान प्रोजेक्ट, और इसमें चूंकि आधे पे अराकान आर्मी कब्जा है, आधे पे म्यांमार की सेना का,
इसलिए हिंदुस्तान के लिए दोनों के साथ संबंध बनाए रखना और दोनों के रिश्तों के आधार पर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना, अपना जो एक नया रास्ता है उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने का, उसको बनाए रखना, कारोबार को उस इलाके में जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उस इलाके में बढ़ाना। और जैसे ही हम कारोबार उस इलाके में बढ़ाते हैं, हम चीन के मुकाबले में खड़ा है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी का हिस्सा चीन का वो सारा इलाका है जो म्यांमार के नीचे लाओस और कंबोडिया और थाईलैंड तक जाता है। तो लाजमी है कि भारत और चीन यह दोनों इस इलाके में दो बड़े प्रतिद्वंदी हैं। अब जनरल सिन्हा, ये कालादान प्रोजेक्ट, अराकान आर्मी, म्यांमार की जो आर्मी है, भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत चिंतित रहा है। इसके बनने और इसके चलने के आसार कितने हैं? देखिए राणा साहब, ये तो बन चुका है, सितवे ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है। चाबहार यदि आप देखते हैं तो ईरान के अंदर एक चाबहार पोर्ट है। दूसरा जो पोर्ट है जिसके ऊपर में हम लोगों ने अभी किया है, उसकी कमीशनिंग पिछले साल ही हुई है। कमीशनिंग मतलब वो ऑपरेटिव हुआ है। एक शिपमेंट जो गई ही कलकत्ता से होकर के वो सितवे पहुंची थी, सितवे से कालादान से होकर गई है। देखिए, ये जो जियो स्ट्रेटजिक टाइमिंग्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो इसमें ये आपके करबट बैठेगा, आपको अपनी करबट बैठाना पड़ेगा। जो कालादान प्रोजेक्ट है, यदि आप इसको देखेंगे, ये 200% ये होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़मीन पे ऊपर हमने इस पे काम किया है, पूरे कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर में। आज से 15 दिन या 20 दिन पहले ही जो आप बात कर रहे थे, मिजोरम से 26 किलोमीटर का जो रोड है, उसमें 1,139 करोड़ के ये 26 किलोमीटर का रोड जिसको कालादान प्रोजेक्ट से जोड़ता है, उसको किया गया है। ये ओवरऑल जब हम बात करते हैं 3 नेशन के लिए भी, जब हम मोरे से आते हैं, क्योंकि मणिपुर से जब आप मोरे आइएगा तो म्यांमार होते हुए थाईलैंड का वो प्रोजेक्ट भी है। ये आप ये लेकर चलिए, क्योंकि इसके ऊपर में बांग्लादेश को तो हम अंडरबेली है, वो आज कर रहे हैं। बांग्लादेश जब से बना है उसके 3 साल बाद ही 75 में ही वो इस तरह से खालिदा जिया की जब गवर्नमेंट आई थी तब भी ये करते थे। चिटगांव के अंदर में यदि चिटगांव आप देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिटगांव में चाइनीज़ आ चुके हैं। सितवे के नीचे, ठीक नीचे उनका एक पाइपलाइन का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि कभी नहीं, खास करके सी पैक जो आप हम बात करते हैं गोदार का, तो ये भी 100%, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, ये था कि शायद हमें ना मिले सितवे, मगर वो मिल गया और हमने इसको पुश किया है। देखिए, ये बहुत टेम्पररी फेज होता है। 2020 में 21 में आपने जैसा भी बहुत अच्छा आपने कवर किया है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को मिला करके, जो मिलिट्री हुंटा अभी आई है, इसके पहले तो वहाँ पर भी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया था ना, आंग सान सूची आ गई थी। तो आज भी हमारे संबंध इवन मिलिट्री हुंटा से भी है। चाइनीज़ को वो लाना चाहते हैं। एक बड़ा जो आज के दिन में स्ट्रैटेजिक टाइमिंग का आज के समय ये है कि 2 दिन पहले ये आया है कि चाइना भी अपनी एक बड़ी फौज भेजना चाहता है, कि म्यांमार हुंटा उनको बुलाना चाहती है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और मैं तो बताया, मैं जब कमांड कर रहा था 2012 से 14 के बीच में हमने देखा है, और इसी समय ये बड़े रफ्तार पकड़ा था। 2008 का प्रोजेक्ट है ये जी, तो ये 100% होगा। और उस समय हुआ बहुत जरूरी चीजें। एक सेकंड और लूंगा। आपने ये मार्टिन का नाम सुन रहे हैं ना, सेंट मार्टिन की बात कर रहे हैं। वहां से मात्र कुछ दूरी पे है। यदि चिटगांव से 25 किलोमीटर दूर है, वहां अमेरिका तक आना चाहता है, और भारत तो वहां ऑलरेडी पहुंच चुका है, शिपमेंट कर चुका है। मैं सर अपने दर्शकों को ये नक्शा जो आपके सामने है, कोलकाता से सितवे, ये म्यांमार का जो पोर्ट है, जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि सितवे बना हुआ। अब हिंदुस्तान और चीन के बीच में मुकाबला इस पूरे जोन में कैसा है, जैसे आप ठीक इसके पश्चिम में जाते हैं तो चीन ने अपने शिनजियांग प्रोविंस से एक रास्ता निकाला जो सीपीसी कहते हैं, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। यानी कि ग्वादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के भीतर वो अपना कारोबार कर सके, इसके लिए उसने ग्वादर पोर्ट तैयार किया। उसके ठीक बगल में ईरान में हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट तैयार किया। तो ग्वादर का मुकाबला हिंदुस्तान चाबहार से दे रहा है। वैसे ही अपने ईस्ट में यह जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि चिटगांव के पास चाइना ने अपना पूरा कैंप कर लिया है, उसने अपनी स्थितियों को मजबूत किया। चिटगांव का मतलब बांग्लादेश, जो साउथ बांग्लादेश का हिस्सा है। और ठीक उसके बगल में हिंदुस्तान ने सितवे, जो पोर्ट आपके सामने दिख रहा है, वहाँ इस पोर्ट को हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है। और ये पूरा कालादान प्रोजेक्ट जो है उसको जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि 100% नहीं 200% पूरा होने जा रहा है। तो चीन और भारत के बीच में इस पूरे
इलाके में, जो एशिया का इलाका है, चाहे वेस्ट एशिया है या ईस्ट एशिया है, एक लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रही है। और ये दो ताकतवर देश एशिया के अपने अपने प्रभुत्व की खातिर ये पड़ोसी देशों के बीच में अपनी अपनी जगहें बना रहे हैं। जनरल शिवाज, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? लेकिन मैं चाहता हूं ये कि यह जो अराकान आर्मी है, जैसे जनरल सिन्हा ने कहा, बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो अभी बहुत ही वोलेटाइल है। एक ऐसे आदमी को आपने बिठा दिया है जो न नेता है, ना चुना हुआ है, न उसने कभी राजनीति की है, लेकिन उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान को वो हेंकड़ी दिखा सकता है, आंखें दिखा सकता है। अराकान आर्मी के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर हैं। क्या अराकान आर्मी ही काफ़ी है बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए? जनरल शिवाज। हाँ देखो, सच्चाई यह है कि राणा साहब, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हम बात बता रहे हैं कि ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये गेम चेंजर है। इसका फायदा भारत को भी होगा और म्यांमार को भी बहुत होगा। और सच्चाई ये है कि ये हमने क्यों बनाया है, ये समझ गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और दूसरा, हमने ये सोचा था बांग्लादेश के साथ से कनेक्टिविटी मिल सकती है, मगर हमने ये सोचा बांग्लादेश के से रिलेशन का आपको भरोसा नहीं है। जबकि ये जो है एकदम आप बाई सी सिटवे में आना, और सिटवे के बाद आप कलादान नदी के साथ आपका एक प्रकार बोटों से सामान जाना, और उसके बाद जो मिजोरम में आप रोड बनाई है 4 लेन, वो आइजल, और आइजल से फिर असम तक। सर, एक सवाल मेरा है, हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं और कई बार लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि आप इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। बांग्लादेश की जो फौज है, क्या उसको सबक सिखाने के लिए, घुटनों के बल लाने के लिए अराकान आर्मी ही काफ़ी है? क्योंकि अराकान आर्मी के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते भी बेहतर हैं जैसे वहाँ के सैनिक शासन के साथ हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो राणा साहब, हमें बड़ा सोच समझ के चलना बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन अच्छा होना, ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। मगर ये सच्चाई है कि बांग्लादेश अगर अपना ये जो आपने आराकान के साथ बताया, क्योंकि हो रहा है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, जो रखाइन प्रोविंस है, जिस प्रकार से अराकान आर्मी ने एक प्रकार से सबक सिखाया है बांग्लादेश की आर्मी को, मुझे लगता नहीं बांग्लादेश की आर्मी अराकान आर्मी के आगे रुक पाएगी, क्योंकि अराकान की आर्मी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो वो विद्रोही इंसर्जेंट, मगर उनकी ताकत और अहमियत बहुत है। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा राणा साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसका कालादान मॉडल प्रोजेक्ट तो बता दिया, आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की। एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो चीन बना रहा है, जो यूनान प्रोविंस से चलेगा, और उसका बाद वो जो है रखाइन से होता हुआ कुआ कप्पू, एक जो पोर्ट है सितवे से कुछ एक किलोमीटर दूर है, जो 150-200 किलोमीटर कुआ कप्पू है, जो कि म्यांमार में। तो वो जिस प्रकार से एक उसने वेस्टर्न आर्म बनाई है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसने ईस्टर्न आर्म बनाई है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहां पर जो आता है यूनान प्रोविंस से, जो कि सदर्न मोस्ट उसका चाइना का प्रोविंस है, वो आपको कुआ कप्पू आएगा। उसके अंदर इसने ऑयल और गैस के भी वो पाइपलाइन लगाई है, रेलवे बनाई है, रोड भी बनाई है। उसने भी यही कार्रवाई की है कि जो अराकान आर्मी है वो उनको काफी प्रॉब्लम दे रही थी। उसने भी इन विद्रोहियों से कुछ ना कुछ बातचीत करके एक पीस की है। तो ये भी समझना चाहिए कि जो चाइना है उसको हल्के में नहीं लेना, चाइना अपना लगा हुआ है। नहीं, इस इलाके में चीन के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो अपने हितों की रक्षा के लिए लगातार कई तरह के समीकरण साधता रहता है। और ये जो विद्रोही गुट म्यांमार के हैं, इनके साथ भी उसके संबंध बेहतर हैं, अपने मुताबिक इनके साथ बातचीत करना, समझौता करना वो जारी रखता है। इसलिए इस इलाके में जितना भारत सक्रिय है, उससे कहीं अधिक चीन बहुत पहले सक्रिय है। अब मैं आपको इस नक्शे पर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आगे हमको ये बताना है कि सीरिया के हालात कैसे हैं, लेकिन जो म्यांमार की स्थितियां हैं, किन किन इलाकों पर कौन कौन से विद्रोही गुट कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, और कैसे बांग्लादेश की फ़ौज के लिए अराकान आर्मी जो है वो मुसीबत बन सकती है, वो आप देखिए कचिन पर। तो वो जो TNLA है वो कचिन के पूरे इलाके पर अपना कब्जा किए हुए है। वैसे ही MNDDA कहते हैं इसको, म्यांमार नेशनल कुछ डेमोक्रेटिक आर्मी अलायंस करके है। और ये कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, ये चिन प्रोविंस जो बांग्लादेश के पास है, और ये रखाइन है जिसमें अराकान आर्मी का कब्जा है, और थोड़ा बहुत चिन के हिस्से पर भी अराकान आर्मी ने कब्जा कर रखा है। तो आप देखेंगे तो ये जितने भी ब्लिंक कर रहे हैं, इससे कहीं अधिक इलाके विद्रोही गुटों ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। इसलिए वहाँ की जो सैनिक सरकार है,
सैन्य शासन है उसके पास 50% के आसपास ही म्यांमार का इलाका बचा हुआ है और ये स्थितियां अभी म्यांमार की हैं। इसलिए भारत का कलाधान प्रोजेक्ट के चलते वहाँ बहुत ज़्यादा जो हित है वो शामिल है और बांग्लादेश के साथ जो हमारे भी तनातनी के रिश्ते हैं उस बांग्लादेश को अब अराकान आर्मी आकर के खड़ा हो गई है और आंखें दिखा रही है और बहुत मजबूत है अराकान आर्मी बांग्लादेश की फ़ौज के मुकाबले, क्योंकि म्यांमार की जो सेना है उसके आगे पानी मांगती रहती है। इसलिए बांग्लादेश के लिए भी दिन अच्छे नहीं हैं और हिंदुस्तान लगातार ये कोशिश में है कि वो अपने प्रोजेक्ट और अपने इंटरेस्ट दोनों जो म्यांमार में हैं उनको बचा करके रखे, बना करके रखे और वो आगे इस रिश्ते को बढ़ा पाए। अब सीरिया चलते हैं। जैसे हिंदुस्तान के पूर्व में म्यांमार है, पश्चिम में जो सेंट्रल एशिया का देश है वो सीरिया है और सीरिया में हालात आप जानते हैं कि बदल गए हैं। वहाँ जो असद की सरकार थी